यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 5 महीने बचे हैं। जी हाँ दोस्तों, 26 मई 2024 के दिन प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। और आखिरी 5 महीनों में पढ़ाई की अप्रोच कैसी रहनी चाहिए, क्या रूटीन फॉलो करना है, कैसे खुद को मोटिवेटेड रखना है, ये सारी चीजें हैं जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स गुरु पर। अब दोस्तों, जब 5 महीने रह गए हैं प्रीलिम्स के लिए और 26 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो आखिरी 5 महीनों में आपको अपना रूटीन कैसे रखना है, कैसे अपनी पढ़ाई मेंटेन करनी है और कैसे अपना टाइम एफिशिएंटली यूज करना है, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहला सजेशन कि आपको सुबह जल्दी उठना शुरू कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको सुबह 6 से 7 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। 15 से 20 मिनट आप अपने फ्रेशन अप होने के लिए रखिए और कोशिश करिए कि आप 7:30 से पहले पहले पढ़ने के लिए बैठ जाएं। आपके हाथ में या तो न्यूज़पेपर या फिर अपनी बुक्स, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं वो होना चाहिए। यहाँ पर मैं इसलिए आपको सुबह जल्दी उठने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, रीजन भी इस टाइम पर अगर आप लेट नाइट स्टडीज करते हैं और आपकी आदत अगर पड़ जाती है, तो एंड टाइम पे क्या होता है ना कि आदत सुधारने में प्रॉब्लम होती है। बीइंग एन एस्पिरेंट मैंने भी ये वाली इश्यूज बहुत फेस किए हैं कि लेट नाइट में डिस्टर्बेंस कम होता है, पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। बट ये चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अब रूटीन फॉलो नहीं किया, अब रूटीन अगर आपने ठीक से फॉलो नहीं किया और सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं डाली, तो बाद में जाके ये चीज सरदर्द बन जाती है। क्योंकि एग्जाम तो भैया सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगा और सेंटर हमारा कई बार इतना दूर होता है कि हमको 1 घंटा या इनफैक्ट 2 घंटा ट्रैवल करके जाना पड़ता है। तो इस केस में अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे और रात में जल्दी नहीं सोने की आदत डालेंगे, तो क्या एकदम से ये पॉसिबल हो पाता है? बिल्कुल नहीं। बहुत से लोगों के साथ में ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सुबह जल्दी उठने की आदत अब डाल लीजिए इस टाइम। और दूसरा रीजन ये है सुबह जल्दी उठने का कि आप अपने टाइम को बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाएंगे। अब यहाँ पर एफिशिएंटली यूटिलाइज करने का मतलब क्या है? कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सुबह लेट उठते हैं, थोड़ा मूड हेजी सा रहता है, सर दर्द रहता है और फ्लो में आते आते हमें काफी टाइम लग जाता है। हो सकता है कि हम लंच के बाद अपनी पढ़ाई ठीक से शुरू कर पाते हैं। बट क्या आपके पास इतना टाइम है? बिल्कुल नहीं। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने सुबह के 3 से 4 घंटे वेस्ट कर पाएं। रीजन मैं बता दूं, सुबह अगर आप टाइम से उठते हैं, अपना कॉफी या फिर टी ले करके और डायरेक्टली पढ़ने बैठते हैं, तो आप बहुत फ्रेश माइंड से पढ़ पाएंगे। और जब तक आपका ब्रेकफास्ट करने का टाइम होगा, नहाने धोने का टाइम होगा, तब तक आपकी 2 से 3 घंटे की पढ़ाई ऑलरेडी हो चुकी होगी, आप फ्लो में आ चुके होंगे। और इससे क्या होगा कि आप ठीक से अगर लंच या ब्रेकफास्ट करके दोबारा पढ़ने बैठते हैं, आप पढ़ पाएंगे। इन केस इफ यू फील लेजी, आप एक छोटे से नैप का भी स्कोप रखते हैं। आप सुबह लेट उठेंगे तो ये जो लंच टाइम के बाद का नैप का जो स्कोप है, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है और शाम तक कई बार ऐसी हालत हो जाती है पढ़ते पढ़ते कि आपको लगता है कि अब हो नहीं रहा है। तो दैट इज वाई आई एम सजेस्टिंग कि आप सुबह जल्दी उठिए, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक से शुरू हो जाएगा, आप सुबह फ्रेश होंगे। और सुबह क्योंकि थोड़ा सा माहौल ठंडा होता है, तो आप ठीक से पढ़ भी पाएंगे। हालांकि दिल्ली की सर्दी में आए नो कि सुबह 6 बजे और 7 बजे उठना थोड़ा सा टफ टास्क है, बट स्टिल सिर्फ ये 1 या 2 महीने की बात है। फेब्रुवरी के बाद से वैसे भी ठंड कम हो जाती है, बट स्टिल 7 बजे उठा जा सकता है, इतनी भी कोई सर्दी नहीं है। सेकेंडली, अपने टाइम टेबल को आपको फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, बातें कम और काम ज्यादा। बातें कम और काम ज्यादा। कई बार क्या होता है कि हम प्लान तो बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं, बट उस पर वर्कआउट कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने टाइम टेबल को बहुत एफिशिएंटली फॉलो करना आप शुरू कर देना है। हम अपना पढ़ाई का एक भी लॉट वेस्ट नहीं करेंगे, हम सारे लॉट अपने पढ़ाई के एफिशिएंटली यूज करेंगे। एफिशिएंटली यूज करने का यहाँ पर मतलब है कि कोई भी आपको गॉसिप्स नहीं करनी है, किसी भी तरह के आपको टीवी शोज या फिर यूट्यूब वीडियोज में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, इन सब के लिए जो आपने एक स्पेसिफिक टाइम निकाला है 15 से 20 मिनट का, लाइक बिफोर स्लीप या फिर आफ्टर लंच, तो ये बस वही टाइम होगा। बाकी टाइम आपको इस तरफ देखना भी नहीं है। नो गॉसिप्स, नो टीवी सीरीज, नो फालतू की गॉसिप्स, नो पॉलिटिकल गॉसिप्स। ठीक है, दोस्तों से चाय पे चर्चा जो होती है ना, सबसे ज्यादा टाइम इसी में किल होता है और ये आपको नहीं करना है। आपको अपना टाइम टेबल एफिशिएंटली और ऑनेस्टली अब फॉलो करना शुरू कर देना है। इसके बाद आपको कम से कम 11 से 14 घंटे पढ़ाई के लिए रेगुलर बेसिस पे निकालने हैं। अब ये मत सोचिएगा कि हम 7 से 8 घंटे पढ़ते आ रहे हैं तो हम एफिशिएंटली पढ़ते आगे भी चले जाएंगे और हमें कोई इशू नहीं होगा। मैं कारण बता दूं, इस समय पे आपके पास प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? आपको सबसे पहले तो करंट अफेयर्स पूरा पूरा रिवाइज करना है। अभी तक क्या होता है कि हम करंट अफेयर्स पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, बट अब करंट अफेयर्स का आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज देनी भी है, उसमें गलतियां भी एनालाइज करनी है और उसे रिवाइज भी करना है। तो आप सोचिए 7 से 8 घंटे अगर आप पढ़ते रहेंगे तो 2 महीने के बाद आप लैग कर जाएंगे और वहीं से आपका प्रेशर और ज्यादा चालू हो जाएगा और एंड में जाके ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि इस बार अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखेंगे। तो आपको अगर अपना अटेम्प्ट एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, तो आपको 11 से 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। रीजन बता दूं, सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें आपको कवर करनी है और इन सब के लिए 11 से 14 इनफैक्ट 15 घंटे की भी पढ़ाई कम पड़ेगी। आप ये लिख कर ले लीजिए। अगर ये 5 महीने आप 12 से 14 घंटे नहीं पढ़े ना, तो आप पीटी के 1 महीना पहले ऐसी सिचुएशन में खड़े होंगे जहां आपका सिलेबस नहीं खत्म होगा।
रीज़न मैंने आपको बता दिया, टेस्ट सीरीज़ है, करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है, ठीक है? क्योंकि आपको सब कुछ फिनिश करके जाना है। इसके बाद में आपको अपने खाने और सोने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं खाने और सोने की बात क्यों कर रहा हूँ? देखिए, अगर आप ठीक से सोएँगे नहीं, यू विल फील टायर्ड, यू विल फील हेज़ी, सर में दर्द रहेगा, बॉडी पेन करेगी, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं एंड आई डोंट थिंक आपके पास इन सारी चीज़ों के लिए टाइम है। रीज़न, आपको अपना टाइम यूटिलाइज़ करना है पढ़ाई के लिए। अगर आप इस समय ठीक से नहीं पढ़ेंगे 12-14 घंटे, जैसा कि अभी हमने देखा था, नहीं पढ़ेंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और वो कैसे हो पाएगा? आप ठीक से अपनी नींद पूरी लीजिए, जिससे कि आप फ्रेश रहें पूरा दिन। ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि आपने बुक खोली और नींद आ गई। जैसे किसी शायर ने कहा है ना कि सोने के लिए मुझे नींद नहीं आ रही थी और जैसे ही मैंने किताब खोली, मुझे नींद आ गई। तो दोस्तों, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आईएएस की तैयारी करना इज़ लाइक बहुत टफेस्ट टास्क। आपको फोकस चाहिए और फोकस तभी आएगा जब आप ठीक से सोएँगे। आप 6 से 7 घंटे, इनफैक्ट अगर 8 घंटे भी आप सोते हैं, तो आपको अपना बाकी चीज़ों में टाइम कट डाउन करना है, सोने के केस में नहीं करना है। आप फालतू की गॉसिप्स मत मारिए, दोस्तों से मत मिलिए, चाय पे चर्चा मत करिए। बट आप अपना स्लीप टाइम, स्लीप शेड्यूल प्रॉपर रखें और खाना अच्छे से खाइए। अच्छे से एज़ इन कि कोई हेवी ईटिंग नहीं करनी है आपको। ऐसा नहीं कि भाई सुबह उठते के साथ ही आपने छोले और भटूरे दबा दिए एकदम और उसके बाद हो गई पढ़ाई, ठीक है? सुबह उठते के साथ ही 4-5 परांठे दबा दिए और हो गई पढ़ाई। ऐसे नहीं करना है आपको। आप हल्का ब्रेकफ़ास्ट करिए, थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट करिए, ठीक है? इसके बाद में बहुत ही लाइट बीच में कोई स्नैक ले लीजिए अगर आपको भूख लगती है तो, ठीक है? इसके बाद में आप बहुत ही लाइट होता है लंच करेंगे, 2 से 3 चपाती, इससे ज़्यादा आपको नहीं खानी है, ठीक है? जो लोग चावल खाते हैं तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि भाई अपना जो डाइट है उसको थोड़ा-सा कम करिए, रादर कि आप छोटा-छोटा मील्स लेते रहिए और छोटे-छोटे मील्स के साथ में कुछ लाइट से स्नैक्स आप प्रेफ़र करें। आप ये नहीं है कि आपने हेवी खा लिया, वो दिक्कत देगा। आप चाहें अपने, जैसे मैं करता था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, कि ब्रेड प्लस बटर मेरे रूम में हमेशा होता था। बहुत ज़्यादा भूख लगी, एक ब्रेड निकाला पीस का, ठीक है? और उसपे लगाया बटर और खा गए और ऊपर से पानी पी लिया, हो गया काम। आई नो हेल्दी नहीं है, लेकिन हेवी ईटिंग आपको यहाँ पर नहीं करनी है। रीज़न बीइंग, जितना हेवी ईटिंग करेंगे, उतना बॉडी में लेज़ीनेस रहेगी, ठीक है? और आपको लेज़ीनेस भगानी है, ना कि आपको लेज़ीनेस को इनवाइट करना है। तो ये तो हमने रूटीन पे बात की। अब दूसरा सवाल हमारे सामने सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि क्या पढ़ें? क्योंकि इतना सब सिलेबस पाइल अप हो जाता है, चीज़ें एकदम होता है ना कि किताबों का पहाड़ लगा हुआ होता है। तो इस समय समझ में नहीं आता कि पढ़ना कैसे है, कैसे प्रोसीड करना है, क्या पढ़ना है, कितना टाइम देना है। तो यहाँ पर सबसे पहला मेरा सजेशन आपको ये है कि आप नई बुक्स को अवॉइड करें, ठीक है? नई बुक्स को आप अवॉइड करें और स्पेशली अगर जैसे आपने कोई सब्जेक्ट फिनिश नहीं किया है, आपको लग रहा है कि ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, एग्ज़ाम में आ सकता है, तो मेक श्योर कि जो बुक है ना, वो 250 पेजेज़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर वो बुक 300 या उससे ज़्यादा पेजेस की है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि यू जस्ट डायरेक्टली अवॉइड, रादर आप किसी दोस्त से नोट्स ले लीजिए या फिर आप हो सके तो ऑनलाइन उसे पढ़ के अपने नोट्स बना लीजिए शॉर्ट में। बट अगर 300 पेजेस से ज़्यादा की बुक है तो आई विल से कि आप इसे ना पढ़ें, स्ट्रिक्टली आप ना पढ़ें। इसका रीज़न भी मैं आपको बता दूँ, अगर बुक 300 या 400 पेजेस की है, तो आपको उसे पढ़ने में ही कम से कम 10 से 12 दिन चला जाएगा, आप ठीक से उसे पढ़ेंगे तो। 10 से 12 दिन क्या, आप ईज़िली जाना है। इसके बाद कब आप उसे रिवाइज़ करेंगे और कब आप उससे दोबारा से रिवाइज़ करेंगे? आप सोचिए, अगर 3 से 4 रिविजन्स आपने नहीं लिए एक बुक के, तो वो वेस्ट है पढ़ना। आप ये मान लीजिए आप एग्ज़ाम में जाएँगे लेकिन उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि न्यू बुक्स आप अवॉइड करें और स्पेसिफिकली 250 पेजेज़ या स्पेसिफिकली, और अगर इसको कम करें तो 200 पेज से ज़्यादा की कोई भी बुक है, तो अगर आपको कोई रिकमेंड करता है तो उसी से आप पूछ लीजिए कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है? और अगर आप खुद से खरीद के लाते हैं तो आई वुड से कि मत लाइए, 300 पेजेज़ से ज़्यादा की बुक्स की तरफ देखना भी नहीं है। जो अब तक पढ़ लिया सो पढ़ लिया। हाल-फिलहाल में रिविज़न स्ट्रैटेजी पर फोकस करना है कि हम जो चीज़ रिवाइज़ कर पाएँगे वही पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसके चक्कर में आप करंट अफेयर्स की मैगज़ीन को अवॉइड कर दें। आई वुड नो कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर्स की मैगज़ीन शायद खोलकर भी नहीं देखी होगी। वो सोच रहे होंगे कि द हिंदू हम रेगुलर पढ़ रहे हैं, हमारा काम हो जाएगा। बट दोस्त, ऐसा नहीं होता है। ये गलती मत करना। द हिंदू में वो एक न्यूज़पेपर है। द हिंदू एक न्यूज़पेपर है, ना कि वो सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट के लिए लिखा गया कोई आर्टिकल या कोई मतलब करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है। तो इस गलतफ़हमी में मत रहिए आप कि आप करंट अफेयर्स की मैगज़ीन को अवॉइड कर देंगे क्योंकि आपने पिछले 6-7 महीने से नहीं पढ़ी है और मैंने बोला कि 300 प्लस पेजेज़ की बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, तो आप डायरेक्टली अवॉइड कर दें। ऐसी गलती मत करना, ठीक है? करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आपको पढ़नी है और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप डेली 3 घंटे करंट अफेयर्स की मैगज़ीन उठा के पढ़ना शुरू कर दीजिए और उसको रिवाइज़ भी करते रहिए साथ के साथ। अगर आप करंट अफेयर्स की मैगज़ीन रिवाइज़ नहीं करेंगे तो पढ़ना बेकार है, क्योंकि इतनी सारी फैक्ट्स और इतना सारा डेटा होता है ना कि आप कम से कम 4 से 5 रिवीजन लेंगे सारी करंट अफेयर मैगज़ीन के, तब जाके आपका करंट जो है वो ऑन टिप्स रहेगा। तो नई बुक्स पे हमने बात की कि 300 से ज़्यादा या 250 से ज़्यादा पेजेस की कोई भी बुक है उसे अवॉइड करना है, नहीं पढ़ना है। उसके शॉर्ट नोट्स अगर हमें मार्केट में मिल जाएँ तो ज़्यादा बेटर है, अगर सब्जेक्ट हमने कवर नहीं किया है तो। और साथ के साथ करंट अफेयर्स की वेटेज को हमें इग्नोर नहीं करना है। फिर आता है रिवीजन प्लान। आप अपना रिवीजन प्लान बना के रखिए और ये रिवीजन प्लान कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपका
2 महीने में एक सब्जेक्ट रिवाइज हो ही जाए पूरा पूरा। और यहाँ ये मतलब नहीं है कि आप 2 महीने में सिर्फ एक सब्जेक्ट को दोगे। 2 महीने में आप 2 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट साथ के साथ पैरेलली चलाएंगे, साथ में आप टेस्ट सीरीज भी देंगे और साथ में आप करंट अफेयर्स का अपना पैरेलल रिवीजन करते जाएंगे। तो आपका एक रिवीजन 2 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से चलाएंगे कि आपका एक रिवीजन पूरा पूरा कंप्लीट हो जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप दिन में 2 घंटा पॉलिटी को दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आप 2 महीने में इसको पूरा पूरा रिवाइज कर लें। और यहाँ पर एक रिवीजन का मतलब है कि ये सिर्फ एक रिवीजन नहीं होगा, ये 2 होंगे। कैसे होंगे? आपने आज जो चीज़ पढ़ी आप या तो कल उसे रिवाइज करिए, या फिर आप 5 दिन पढ़िए और 2 दिन रिवाइज करिए। ठीक है, तो आपका डेली या फिर वीकली रिवीजन का प्लान भी यहाँ पर साथ के साथ चलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप एक सब्जेक्ट पैरेलल में चलाएंगे, टेस्ट सीरीज भी देंगे, करंट अफेयर्स भी देंगे, तो इन सारी चीज़ों पर भी आप फोकस करेंगे। ठीक है, डेली और वीकली प्लान आपके पास जरूर होना चाहिए। आप कैसे रिवाइज करते हैं? आप आज जो चीज़ पढ़ रहे हैं कल उसको रिवाइज करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आप 5 दिन पूरा पढ़ाई करते हैं और 2 दिन रिवीजन के लिए रखते हैं पूरा पूरा, कि आपने हफ्ते भर में जितना भी पढ़ा है आप उसे रिवाइज करेंगे। तो आपका डेली और वीकली प्लान तो होना ही चाहिए। और बहुत से लोग मंथली प्लान भी रखते थे कि पूरे मंथ में जो पढ़ाई करिए उसे हम एंड में जाके फिर से एक बार नजर मारेंगे और उसे थॉरो रिवीजन करेंगे। थॉरो रिवीजन का यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि आप एक एक पेज पढ़ें। थॉरो रिवीजन का मतलब है कि आप पेजेस को सिर्फ स्कैन करते जाते हैं और जो चीज़ आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है, जो या फिर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, आप उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके पढ़ते हैं। बाकी चीज़ें आप जल्दी जल्दी स्कैन करके पढ़ते चले जाते हैं। तो रिवीजन प्लान आपके पास होना चाहिए। और रिवीजन प्लान आई वुड सजेस्ट कि आपका 2 महीने में पूरा एक रिवीजन खत्म हो जाए, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज एज वेल एज करंट अफेयर्स। कुछ इस तरीके का प्लान आपको रखना होगा जिससे कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप फिर से एक रिवीजन कर पाएंगे और आखिरी मंथ में आप एक थोरो रिवीजन अच्छे से ले पाएंगे। तो आप ओवरऑल 3 बार रिवाइज कर पाएंगे पूरा पूरा सिलेबस। एंड आई होप आपने इससे पहले चीज़ें पढ़ी होंगी, तो 3 रिविजन्स में चीज़ें बहुत हद तक आपको याद हो जाएंगी। तो आपको रिवीजन प्लान कुछ इस तरीके से सॉर्ट करना पड़ेगा, अपना टाइम टेबल कुछ इस हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा कि आप हर एक सब्जेक्ट एज इन 2 सब्जेक्ट जो भी आप पैरेलल चला रहे हैं, प्लस करंट अफेयर्स, प्लस जो भी आप रेगुलर या वीकली बेसिस पे टेस्ट सीरीज को टाइम देते हैं, ये सारी चीज़ें पैरेलल लेके चलें, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर। आप इसे स्किप नहीं करेंगे। ये नहीं है कि हाँ भाई हम करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ ले रहे हैं तो न्यूज़पेपर ना पढ़ें। मैं आपको रीज़न बता दूं इसका। न्यूज़पेपर आपका किसी भी न्यूज़ का पहला सोर्स होता है। आप उसे पढ़ते हैं तो ये आपका पहला सोर्स है। पहला सोर्स के साथ साथ ये आपका फर्स्ट रिवीजन है। आपने पहली बार किसी चीज़ को देख लिया, एक तरीके से आप ऐसे भी समझिए, जब आप करंट अफेयर्स मैगजीन में उसे पढ़ेंगे तो आप उसे सेकंड टाइम पढ़ रहे होंगे, और जब करंट अफेयर्स मैगजीन को आप रिवाइज करेंगे तो जो चीज़ आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी है ना, वो आप उसे थर्ड टाइम रिवाइज कर रहे होंगे। तो न्यूज़पेपर को अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा रिवीजन प्लान कि किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। एटलीस्ट हमें 3 रिविजन्स पर फोकस करना ही करना है कि पूरा सिलेबस सारी हमारी जो बुक्स हैं, प्लस जो हमारी करंट अफेयर्स है, प्लस जो हमारी टेस्ट सीरीज है, ये हम कम से कम 3 बार रिवाइज करके ही एग्जाम में घुसेंगे। इसके बाद आता है टेस्ट सीरीज। तो हमने बुक्स तो देख लिया कि कौन कौन सी बुक्स अवॉइड करनी है और रिवीजन प्लान के भी बारे में बात कर ली। अब टेस्ट सीरीज में इतनी देर से बोल रहा हूँ जो चीज़, तो टेस्ट सीरीज कैसे? सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दिया है तो हर हफ्ते में अब आप एक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। आपकी प्रिपरेशन हो या फिर ना हो, इट डजेंट मैटर। आप अगर ये सोच के बैठे रहेंगे कि मेरा सिलेबस जो है, मेरा सब्जेक्ट जो है ये कंप्लीट होगा, मैं तब टेस्ट सीरीज देने जाऊंगा, तो आप लिख कर ले लीजिए कि आप आखिरी महीने में टेस्ट सीरीज को बस कोचिंग सेंटर से ला के पैक करवा के और अपने रूम में कहीं साइड में रद्दी में रख देंगे और शायद वो एग्जाम तक नहीं खुलेगा। तो प्लीज़ ये गलती ना करें। हर एक हफ्ते में प्रिपरेशन जितनी भी हो, हर एक हफ्ते में, चाहे वो संडे हो, चाहे वो सैटरडे हो, चाहे मंडे हो, आपने एक टेस्ट लेना ही लेना है। आप ऐसे काउंट करिए, जनरली आपका 25 से 30 टेस्ट होते ही होते हैं टेस्ट सीरीज में। आपके पास 5 महीने बचे हैं। 5 महीने में ऑन एन एवरेज आपके पास 4 हफ्ते होंगे, यानी कि 4 संडे होंगे और 5 महीने के मिला लिए जाए 20, एड ऑन कर लीजिए 2 या 3 संडे, तो आपके पास 22 संडेज बचे हुए हैं। और 22 संडेज के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं दिया ना, तो आप अपने 25 टेस्ट भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप वीक में एक देंगे तब भी। तो मैंने तो बहुत मॉडरेट होकर बोला है कि आप हर वीक में एक टेस्ट दीजिए, बट मुझे ऐसा भी लगता है कि आप कुछ टेस्ट ऐसे भी होंगे जो आपको एक वीक में 2 टेस्ट लेने पड़ सकते हैं। तो जिन सब्जेक्ट्स पे कमांड अच्छा है उनके एक वीक में 2 टेस्ट भी उठाइए। और अगर पॉसिबल हो पाए तो फुल सिलेबस के जो टेस्ट हैं वो हो सके तो एक दिन में 2 टेस्ट दे दीजिए आप। ठीक है, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज ढंग से कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम बात कर रहे थे रिवीजन की, तो आपको रिवाइज भी करना है। अब टेस्ट सीरीज पे फोकस कैसे करना है? तो वीक में हम जो एक टेस्ट लेंगे ना, हमें कम से कम 2 से 3 घंटे उसे एनालाइज करने के लिए देना है कि हमने कहाँ पर मिस्टेक की। एंड आई एम श्योर 2-3 घंटे बड़े इजीली जाते हैं, हो सकता है और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट जब आप रेगुलरली टेस्ट सीरीज दे करके और एनालाइज शुरू कर देंगे तो आपको 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब हमें एनालाइज क्या करना है? जो क्वेश्चंस हमारे गलत हुए हैं, हमें वो एनालाइज करना है कि हमसे गलती क्यों हुई, और यहीं से हमें अपना रिवीजन प्लान का थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? अगर सपोज आपका क्वेश्चन गलत हुआ है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको आता नहीं था या फिर आपका कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर नहीं था।
या तो आपको फैक्ट नहीं आता था या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। अब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो उस चीज़ को ज़्यादा फोकस से पढ़ेंगे, और अगर नहीं आता है तो एटलीस्ट आपको पता है कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं टेस्ट सीरीज के एनालिसिस में ये काफ़ी काम आती हैं। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो भी आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, और अगर कोई चीज़ आपकी गलत हो जाती है तो एटलीस्ट आप अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो दैट्स हाउ टेस्ट सीरीज आपकी हेल्प करती है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में है, और आपको एक आइडिया लग जाता है कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है। और ये दोनों चीज़ें एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, हमें हर एक चीज़ नहीं पढ़नी है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज ऐसे भी हैं जो एक्स्ट्रा टफ बनाने के चक्कर में बहुत इन डेप्थ चले जाते हैं, तो हमें उतना भी नहीं पढ़ना है। टेस्ट सीरीज के जो सोल्यूशंस दिए हैं उसमें से 3-4 रेलिवेंट लाइन आप ढंग से पढ़ लीजिए, और अगर हो सके तो अपने टेस्ट सीरीज की जो क्वेश्चन कॉपी है, क्वेश्चन कॉपी में ही बहुत शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिए। ठीक है, 25 टेस्ट के अगर आप बहुत शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं क्वेश्चन कॉपीज में, तो रिवाइज करने में आपको हार्डली 1 घंटा लगेगा पूरा टेस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। और टेस्ट सीरीज को रिवाइज करना मतलब आप एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवाइज कर पाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपकी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि बार बार अगर किसी कॉन्सेप्ट में आपको इशू है तो वो आप 2 या 3 बार भी रिवाइज कर लेंगे तो वो इनफ है। एंड लास्टली, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कई बार करंट अफेयर की मैगजीन में हमें नहीं मिलते हैं, वो हमें टेस्ट सीरीज से मिल जाते हैं। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम मल्टीपल फैक्ट्स भी देख लेते हैं एक ही बार में, जो हम कई बार बुक्स में या तो मिस कर जाते हैं या फिर हमारी बुक्स में होते नहीं है, स्पेसिफिकली करंट ओरिएंटेड अगर है तो। और साथ के साथ अगर कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है या कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो वो भी हम टेस्ट सीरीज में अगर बार बार वो 4-5 स्टेटमेंट्स जो हैं उनको 3 से 4 बार भी अगर हमने पढ़ लिया तो हमारा वो रिवीजन ही हो रहा है। और ये आप मान लीजिए आपने एक टेस्ट को एनालाइज किया तो आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, लेकिन जब आप उसको एनालाइज करने के बाद, शॉर्ट नोट्स वगैरह लिखने के बाद, बहुत ही शॉर्ट में चीज़ें लिखने के बाद आप उसको दोबारा रिवाइज करेंगे तो आप 1 से 2 घंटे में पूरे पूरे 100 क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे। और वो 100 क्वेश्चन जो हैं वो आपके, ये मानिए कि बहुत बड़ा रिवीजन का बेस है, बहुत बड़ा एज इन कि मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल सब्जेक्ट्स की एक साथ आपको मिल जाएंगी। तो इस चीज़ पे फोकस ज़रूर करें, टेस्ट सीरीज को हल्के में नहीं लेना है। टेस्ट सीरीज सबसे पहला टारगेट है कि हर वीक में एक टेस्ट देना है, इसके बाद में उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद में अपने टेस्ट सीरीज की कॉपी में ही उसके अगर हो सके तो शॉर्ट नोट्स बनाइए और उससे रिवाइज करिए। और रिवाइज करने के साथ साथ जब टेस्ट सीरीज आपकी फिनिश हो जाती है तो सारे टेस्ट में अपना आपको स्कोर देख के एक आइडिया भी लगाना है कि आप कितनी मिस्टेक्स कर रहे हो, आप जो कैलकुलेटेड गैस मारते हो वो सही जाता है नहीं जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको प्रीलिम्स में बहुत काम आएंगी। अगर आपके छोटे छोटे एरर्स हो रहे हैं तो आप प्रीलिम्स में और फोकस के साथ में क्वेश्चंस को रीड करेंगे। और अगर आप कैलकुलेटेड गेस लगा करके या फिर चीज़ें लाइक थोड़ा सा डिराइव करने की कोशिश करते हैं और उसमें मिस्टेक्स होती हैं, तो आप प्रीलिम्स में ऐसे रिस्क नहीं लेंगे कि आप अपने जो सही क्वेश्चन हैं उनके चलते आप अपने गलत क्वेश्चन से उनके मार्क्स जाने दें। तो आप बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, तो ओवरऑल पीटी में काफ़ी फायदा होता है टेस्ट सीरीज का। इसीलिए इसको बहुत ही होल हार्टेडली फॉलो करना है। लास्ट आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं करना है, मैंने पहले भी बोला था, अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर अभी तक आपने मैगजीन शुरू नहीं की है तो डेली 2 से 3 घंटे, इनफैक्ट 4 घंटे करंट अफेयर्स को देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत बड़ा आपका सिलेबस का पार्ट है। और एटलीस्ट हर साल आप देखेंगे तो पीटी में 10 क्वेश्चन से लेकर के और 15-16 क्वेश्चन तक बड़े आराम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप इतना बड़ा रिस्क लेंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी या फिर एनवायरमेंट या फिर हिस्ट्री से आते हैं जितने अकेले कई बार करंट अफेयर्स से आ जाते हैं। तो हमें इसको छोड़ना नहीं है। और अगर अभी तक एक भी मैगजीन नहीं पढ़ी है तो अभी से स्टार्ट करिए इसे पढ़ना। आज से ही शुरू करें, डेली 3 से 4 घंटे दें। नहीं दे पा रहे हैं 3-4 घंटे, एटलीस्ट 2 घंटे दो ही दो, इससे कम टाइम नहीं देना है। क्योंकि अगर 2 घंटे भी नहीं दोगे ना तो आप अपनी जो पाइलअप हो रखी है मैगजीन पिछले 6-7 महीने की, उन्हें खत्म भी नहीं कर पाओगे, और जो एडिशनली आपके पास 4 से 5 महीने की मैगजीन आने वाली हैं वो कब कवर करोगे फिर। एटलीस्ट अपने को होता है कि 1 साल का यानी कि 12 महीने का करंट पूरा पूरा पढ़ के जाना है। ठीक है ना, लास्ट मई से और जो कमिंग मई है हमें पूरा कवर करके जाना है, तो वो समझदारी है। तो ये तो हमने पढ़ाई की बात कर ली कि कौन सी बुक्स हमें अवॉइड करनी है, हमारा रिवीजन प्लान कैसा होना चाहिए, टेस्ट सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस है, और करंट अफेयर्स पे हमें कैसे ध्यान देना है, और टेस्ट सीरीज को कैसे रिवाइज करना है, कैसे प्लान करना है अगर अब तक नहीं दिए हैं टेस्ट तो। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की। हमने पढ़ाई की भी बात कर ली, रूटीन की भी बात कर ली, बट आप सोचिए कि 12 से 15 घंटे का जो रेगुलर आपका रूटीन है, आपको सिर्फ पढ़ना है और फोकस करके पढ़ना है। तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, ठीक है, पढ़ने के लिए एनर्जी नहीं है। तो ये हर एस्पिरेंट के साथ में होता है। तो अपना मोटिवेशन आपको थोड़ा सा बना के रखना है। ठीक है, और ये मोटिवेशन लेवल्स जो है ना, ये आपको ये जो पूरी जर्नी है 5 महीने की, इसमें सस्टेन करने में काफ़ी हेल्प करेंगे, हाई मोटिवेशन लेवल्स। तो इस पर भी बात कर लेते हैं कि कैसे खुद को मोटिवेटेड रखना है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास में कोई हो मोटिवेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप अगर अर्ली मॉर्निंग ठीक से उठ पा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 15 से 20 मिनट सुबह वॉक को दे दीजिए। अगर आप 6 बजे सपोज या 5:30 बजे उठ जाते हैं तो रादर ज़्यादा अच्छा होगा कि आप 15 से 20 मिनट सुबह सुबह ही वॉक को दे दें। बहुत ही बढ़िया होती है मॉर्निंग वॉक। और अगर आप सुबह उठने में लेट हो जा रहे हैं कि सपोज आप 6 बजे उठ पा रहे हैं, 6:30 उठ पा रहे हैं, 7 बजे उठ पा रहे हैं, या इनफैक्ट 8 बजे भी उठ पा रहे हैं, तो आई वुड से कि फिर आप मॉर्निंग वॉक की जगह
आप आफ्टर डिनर वॉक के लिए जाएं। आफ्टर डिनर आप एटलीस्ट 15 से 20 मिनट वॉक करिए ही करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक तो आप लेथार्जिक नहीं फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा हल्का फुल्का फास्ट वॉकिंग करने से जो भी हल्का फुल्का स्वेटिंग होगा तो उससे आप थोड़ा फ्रेश फील करेंगे, आपको ठीक से नींद आ जाएगी। कई बार क्या होता है ना कि हम बैठे बैठे पूरा दिन मेंटली तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं बट फिजिकली नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से कई बार बहुत से एस्पिरेंट्स को ये दिक्कत आती है कि उन्हें टाइम से नींद नहीं आती है, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू स्लीप। इसका कारण क्या है कि हम फिजिकली तो नहीं थकते हैं ना, हम पूरा दिन एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप या तो मॉर्निंग टाइम पर या फिर डिनर के बाद वॉक पर जरूर जाएं। इसके बाद दूसरा, कई बार होता है कि चीज़ें अगर टेस्ट में स्कोर खराब आ गया है या फिर होता है कि कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, या फिर अगर किसी किसी दिन कोई दिन ही खराब होता है तो उस दिन बड़ा डीमोटिवेटिंग सा हो जाता है। तो ऐसे दिनों को कैसे डील करना है आपको, आपको चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। आप लबासना को मैनिफेस्ट करिए कि मैं सेलेक्ट होने के बाद इस अकेडमी में जाऊंगा और मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, या फिर सपोज आप किसी भी सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आईएएस है, आईपीएस है, या फॉरेन सर्विस है, किसी के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एस्पायर कर रहे हैं, तो आप मैनिफेस्ट करेंगे हाँ मैं वर्दी पहन के कैसा लगूंगा, या फिर मैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के साथ कैसा लगूंगा, या फिर मेरी डीएम की जो गाड़ी होगी वो मुझे कैसी लगेगी, एज अ डीएम में क्या पब्लिक पॉलिसी पर काम करूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है खुद को मोटिवेट करने के लिए, तो आप इन्हें मैनिफेस्ट करेंगे तो एटलीस्ट वो जो नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग होगी वो एटलीस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी और आप पढ़ पाएंगे, यू विल बी एबल टू स्टडी, ठीक है। और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है अगले 5 महीने के लिए, ये चीज़ मान लीजिए। फिर म्यूजिक थेरेपी। अब म्यूजिक थेरेपी की बात यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, रीज़न मैं बता दूँ। अगर आप थोड़ा सा म्यूजिक में इंटरेस्टेड रहते हैं तो दिन में 15 या 20 मिनट, वो भी एक बार में नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में, कि एक दो गाने एक बार में सुन लिए, फिर एक या दो गाने एक बार में सुन लिए, और वो भी जब आपको सच में रेस्ट करना हो तब, तो 10-15 मिनट 20 मिनट आप थोड़ा सा म्यूजिक सुन लीजिए। सपोज आपके कॉफी पी रहे हैं, कॉफी पीते पीते आपने गाने चला लिए, ठीक है, या फिर आप खाने के बाद वॉक करने गए तो उस समय आपने अपना गाना चला लिया, जो भी आपका फेवरेट म्यूजिक है, ठीक है। नो मैटर आप कौन सा म्यूजिक पसंद करते हैं, बट जो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप जिस म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, आप दिन में 2 बार या दिन में एक बार 15 से 20 मिनट उसे सुनना प्रेफर करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, कंटिन्यूसली नहीं। पढ़ाई करते समय कोई म्यूजिक यूज़ नहीं करना है आपको, इस चीज़ को ध्यान रखना है। लेकिन आप सपोज डिनर कर रहे हैं या फिर लंच कर रहे हैं या फिर आप वॉक पे जा रहे हैं या फिर आप कॉफ़ी पी रहे हैं, उस टाइम पे आप चाहें तो अपना जो भी 1 से 2 फेवरेट गाने हैं आप उन्हें चलाइए, थोड़ा सा सुनिए। इससे क्या होगा कि आप मेंटली थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगे। लास्टली, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने आसपास नेगेटिव लोग नहीं रखने हैं, ठीक है। हम लोग कई बार हॉस्टल्स में जो लोग रहते हैं खासकर, या फिर रूम्स लेके जो भी लोग मुखर्जी नगर एंड करोल बाग में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए खासकर ये चीज़ है कि बहुत सारे लोग आपको आसपास ऐसे मिलेंगे जो अपना गुरु ज्ञान देने लगेंगे कि भाई पीटी इस बार बहुत टफ आएगा, और कट ऑफ इस बार बहुत ऊपर जाएगा, कट ऑफ इस बार बहुत नीचे जाएगा। ये सब फालतू की बातों में ना अपना टाइम खराब नहीं करना है आपको। आप अपना टाइम ठीक से यूटिलाइज करो, ऐसे लोगों से बच के रहो कि जो आपको ये बोलेंगे कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा और 10 घंटे पढ़ने वालों के सिलेक्शन नहीं होते और 18 घंटे पढ़ने वालों के सिलेक्शन होते हैं, और या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे कि भाई 9 घंटे पढ़ के यूपीएससी निकाल लिया और वो 15 घंटे पढ़ के नहीं निकाल पाया। तो आपको ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, जो भी आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब करते हैं, जो भी आपकी पढ़ाई से आपको डेविएट करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को इज अ बिग नो। आपको या तो उनके कॉल मत उठाइए, या फिर डायरेक्टली आप अवॉइड करें, या फिर बहुत ही डिप्लोमेटिकली प्यार से आप बोल दीजिए कि भाई हम बिजी, पढ़ना है, बाद में मिलते हैं, दैट्स इट। बट ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों की बातें, कई बार होता है ना कि जब आपका बहुत क्रूशियल टाइम होगा और जिस दिन आपका दिन अच्छा नहीं होगा उस दिन ऐसे लोगों की बातें बहुत जल्दी याद आ जाती हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी सराउंड नहीं करना है। जो भी नेगेटिव लोग हैं उनसे अगले 5 महीने के लिए दूर हो जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाइफ टाइम अगर आपको अच्छे लगते हैं वो लोग, आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप आगे कंटिन्यू करना, बट आपका जो मेन एम है उससे नहीं भटकना है। और मेन एम क्या है, वो है ये, आपको सिविल सर्विस क्रैक करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, और आप इसके लिए अपना टाइम डिवोट कर रहे हो, ना कि आप दोस्ती में और फ्रेंडशिप्स में और इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। इन सब चीज़ों में आप बाद में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट यूपीएससी में एक बार अटेम्प्ट खराब हो गया ना तो वो लौट के नहीं आएगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच ये है। तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में टाइम टेबल पर भी एक लेकर आऊँगा, तो हम उसमें मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।